अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीता एक और सच्चा वाक़या है। इससे पहले मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली मेरी तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने की खातिर दादा जान ने गाँव को छोड़ा और शहर के एक पुराने मोहल्ले में घर खरीद लिया, जहां अरसे दराज से पुराने मकीन क़याम पजीर थे। मकानात भी यहाँ सभी पुराने ज़माने के तामीर शुदा थे, लेकिन बहुत कुशादा और मजबूत थे। दादा का ख्याल था कि नए इलाकों की निस्बत यहाँ के बाशिंदे ज़्यादा काबिल भरोसा हैं कि नई कॉलोनियों में तरह तरह के लोग आकर आबाद हो जाते हैं, जबकि उनके पस मंज़र का पता भी नहीं होता। जो घर दादा ने ख़रीदा वो अच्छी हालत में था। थोड़ी बहुत जो टूट फूट थी उन्होंने उसको दुरुस्त करा लिया और अपने कुंबे के साथ उसमें शिफ्ट हो गए। उसी मोहल्ले में दादा के एक पुराने दोस्त भी रहते थे। ये मकान उन्होंने ही दिलवाया था। मोहल्ले की गलियां चौड़ी और सामने चौक था। मकानात पर लकड़ी के उम्दा चौबारे निहायत हुनरमंदी से बनाए गए थे। उनके कमरे बड़े बड़े और हवादार थे। जब रिश्तेदार आते तो मकान की तारीफ किए बगैर न जाते थे। उसी घर के साथ ही एक दूसरा मकान बराए फ़रोख्त था। अरसे से खाली पड़ा था। जिनका था वो उसमें चंद दिन रह सके और फ़रोख्त कर दिया। नया मालिक आते ही बीमार हुआ और फोत हो गया। तभी उसकी दिलबर्दाश्ता बेवा ने घर बेच दिया और किसी दूसरी जगह माँ बच्चों के शिफ्ट हो गई। ये घर तब से खाली था। बदकिस्मती से तामीर कराने वाले और ख़रीदने वाले कोई भी इसमें ना रह सके तो लोग इस मकान से खौफ खाने लगे। इंसानों की तरह मकानात की भी एक हिस्ट्री होती है। हमारे दादा ने जो घर ख़रीदा था उसके साथ वाले मकान की ये हिस्ट्री थी। दादा के दोस्त ने ही उनको बताई थी, लेकिन दादा तुहमात के कायल ना थे। ये लोग उसे बदकिस्मत मकान कहते थे। बदकिस्मत मकान बहरहाल बहुत तवज्जो से बनवाया गया था। हर लिहाज से उम्दा, एक छोटा सा महल मालूम होता था। मोहल्ले की ये सबसे खूबसूरत इमारत थी जिसको बरसों से ताला लगा हुआ था। दादा जान की गांव में कुछ ज़र्री ज़मीन थी जिससे कुछ ख़ास आमदनी ना आती थी, क्योंकि जो लोग बरसों से उस पर आबाद थे वो 3 हिस्से पैदावार खुद रख लेते और 1 हिस्सा दादा को दिया करते। जब दादा ने देखा कि उनको ज़मीन से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस अराज़ी को फ़रोख्त कर दूं। दादा ने उन्हीं लोगों को ऑफ़र की कि अगर वो ये ज़मीन ख़रीदना चाहें तो मौजूदा रेट से कुछ कम पर उनको फ़रोख्त करने पर तैयार हैं। वो लोग तो चाहते ही यही थे। फ़ौरन राज़ी हो गए। सौदा तय पा गया और दादा जान ने वो मलकियत फ़रोख्त करके उनसे रकम ले ली। एक रोज़ दादा के दोस्त ने बताया कि आपके बराबर जो मकान खाली पड़ा है उसके मालिक बैरून मुल्क से आ गए हैं और कल मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो उस घर को सस्ते दामों बेच रहे हैं क्योंकि ख़रीदार कोई ना था। दादा बोले, उनसे बात करो। ये मकान मजबूत और ख़ूबसूरत है, मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये सौदा हो जाए तो दरमियानी दीवार गिरा देंगे, हमारी रिहाइश और कुशादा हो जाएगी और बाद में बच्चों के काम आएगी। दादा के दोस्त ने मालिकान से बात की और सौदा तय पा गया। वो तो इस जायदाद को हर हाल में बेचना चाहते थे। मकान चूँकि सस्ता मिल रहा था, दादा अब्बू ने ख़रीद लिया। उन दिनों अभी मेरे वालिद की शादी ना हुई थी और वो दादा जान के बड़े बेटे थे। जब अब्बू की शादी हो गई, दादा ने उनको उसी मकान में शिफ्ट कर दिया। शुरू में अम्मी और अब्बू उसमें रिहाइश पजीर हुए, लेकिन मेरी वालिदा का जी घबराता था तो उन्होंने नानी अम्मा से दरख्वास्त की कि राहीला को मेरे पास भेज दें, मुझको अकेले में डर लगता है। राहीला एक लावारिस खातून थी जो अरसे से नानी के पास थीं और अम्मी उनसे बहुत मानूस थीं। राहीला हमारे घर रहने आ गईं। मेरी पैदाइश के बाद अम्मी को राहीला की ज़रूरत हुई, सो मुस्तकिल वो हमारे घर क़याम पजीर हो गईं। मैं छोटी सी थी, वो मुझे लेकर पाई बाग में जा बैठती। खुद चटाई पर आंखें मूंदे लेट कर धूप सेकती और करीब ही में खिलौनों से खेलती रहती। वहाँ आम और जामुन के दरख्त थे। खेलते हुए उधर की तरफ चली जाती। अमूमन 4 साल के बच्चों को बातें याद नहीं रहती, लेकिन उस वक्त की बातें अच्छी तरह मेरे जहन में आज भी महफूज हैं। दरख्त के नीचे मेरी उम्र के और भी मुझे बच्चे खेलते नज़र आते। वो गोरे चिट्टे और गोल मटोल से होते
اور میں ان کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ راحیلہ کی شاید آنکھ لگ جاتی تھی اور میں کھیل میں مگن ہو جاتی۔ تب امی کی آواز سنائی دیتی، راحیلہ پنکی کو لے آؤ، اس کا کھانا تیار ہے، کھلا کر سلا دو، تھک گئی ہو گئی۔ امی کی پکار پر راحیلہ کو ہوش آتا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتی۔ وہ اندر چلنے کو کہتی اور میں ساتھی بچوں کی طرف رہنا چاہتی۔ تب میں روتی اور ضد کرتی تو راحیلہ حیران ہو کر کہتی، ارے چلو پنکی، آخر تم کس کے لیے نہیں جا رہی ہو؟ میں اشارہ کرتی، تب کہتی، یہاں کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی اور میں چلاتی، راحیلہ وہ نہ جانے اسے اپنی معصوم آنکھوں سے کیا نظر آتا ہے۔ کیا ہے پنکی وہاں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں پوچھتی۔ میں درخت تلے بیٹھے بچوں کی طرف اشارہ کرتی، اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کی موجودگی کا احساس دلاتی، مگر ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ بازوؤں سے پکڑتی اور زبردستی اندر لے جاتی۔ بی بی جان دیکھو تو پنکی کو، یہ روز ایسے کھیل میں مست ہوتی ہے کہ جب اندر آنے کا کہتی ہوں ضد کرتی ہے، زبردستی لاتی ہوں تو رونے چلانے لگتی ہے۔ شروع میں امی نے دھیان نہ دیا، ایک روز وہ خود ادھر آ گئیں، دیکھا کہ راحیلہ مدہوش پڑی ہے اور میں درخت کے سائے تلے کھیل میں مگن ہوں، لیکن ایسے کہ جیسے کوئی بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس انداز سے میرا کھیلنا امی کو عجیب لگا، آگے بڑھ کر مجھے اٹھا لیا، تبھی میں رونے چلانے اور مچلنے لگی۔ اتنے میں جو بچے میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اٹھ کر بھاگے اور غائب ہو گئے۔ یہ منظر صرف میری ہی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن بچپن میں تو مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں جو راحیلہ اور امی کو دکھائی نہیں دیتا۔ گرمیوں کا موسم آ گیا، اب صبح سے دھوپ تیز ہو جاتی، درختوں کے سایوں نے رخ بدل لیا۔ راحیلہ مجھے وہاں نہ بٹھاتی جہاں میں پہلے بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی، لیکن وہی بچے دوسری سمت میرے پاس آ کر دائرے میں بیٹھ جاتے اور کھیلتے۔ صرف مجھے ہی نظر آتے تھے، راحیلہ کو نہیں۔ تپش بڑھتی تو وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر صحن میں لے جانے لگتی۔ میں کہتی، راحیلہ دیکھو وہ سامنے بیٹھے ہیں، مجھے انہی کے پاس جانے دو، ان کے ساتھ کھیلوں گی۔ اب میں خوب فراٹے سے بولنے لگی تھی اور اپنی بات سمجھا سکتی تھی۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ راحیلہ گھبرا جاتی، دیکھو وہ رہے بچے۔ کون سے بچے بھائی؟ وہاں تو کوئی نہیں ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں تو، جانے کیا کہتی ہو، چلو۔ میں مچل جاتی، ادھر کو بھاگتی جدھر وہ ہوتے، اور راحیلہ حیران ہو جاتی۔ ایک دن راحیلہ نے والدہ کو بتایا، وہ مجھ کو اس وقت دیکھنے آئیں جب میں پائیں باغ میں اپنے مخصوص جگہ پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ میرے کھلونے ایک طرف پڑے تھے اور میں ان بچوں کے آگے پیچھے بھاگ رہی تھی جو صرف مجھے نظر آتے تھے اور راحیلہ کو دکھائی نہ دیتے۔ میری اماں تو دنگ رہ گئیں، انہوں نے عجب انداز سے کھیلتے پایا جیسا کہ میں کسی کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور بھاگ دوڑ کر رہی ہوں۔ وہ ڈر گئیں اور مجھے دادی کے پاس لے گئیں۔ ان کو احوال بتایا، وہ بولیں، بہو یہ مکان عرصے سے بند پڑا تھا، ممکن ہے کسی اور مخلوق نے بھی اس میں بسیرا کر لیا ہو، تم اس کو درختوں تلے مت کھیلنے دیا کرو، بلکہ پائیں باغ کی طرف جانے والا دروازہ ہی بند کر دو۔ والدہ نے ایسا ہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں چڑچڑی اور بیمار ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تب دادی مجھے دم کرانے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ اب وہ روز گھر آ کر مجھ پر دم درود کرتے۔ تب میں نے کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن پائیں باغ کو جانے کی اب بھی ضد کرتی، کیونکہ میرے ساتھی وہاں تھے جن کے ساتھ کھیل کر میں خوش ہوتی تھی۔ انہی دنوں میری بہن پیدا ہوئی۔ اب میں اکیلی نہ تھی، چھوٹی کے ساتھ خوش ہوتی تھی۔ راحیلہ اسے لے کر صحن میں بیٹھتی اور امی کھانا بناتی۔ ایک روز وہ برآمدے میں جھولے میں لیٹی تھی اور راحیلہ پاس بیٹھی تھی۔ میں بھی پالنے سے لگی تھی کہ اچانک راحیلہ نے جمائیاں لینا شروع کر دیں، پھر وہ فرش پر لیٹ کر سو گئیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت پالنے کے قریب آئی، اس نے ننھی کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور درخت کی طرف چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی تو راحیلہ کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے پالنے کی طرف اشارہ کیا، وہ حیران ہو گئی کہ ننھی کدھر گئی ہے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں بول نہ پا رہی تھی، جیسے زبان کسی نے پکڑ لی ہو۔ راحیلہ گھبرا کر اندر کو دوڑی اور امی کو پکارا، بی بی جان کہاں ہو؟ ادھر آؤ، کیا ننھی کو تم اٹھا کر لے گئی ہو؟ وہ پالنے میں نہیں ہے۔ قبل ازیں امی آتی، مجھ کو عورت دوبارہ برآمدے میں نظر آئی۔ اس نے میری ننھی منی بہن کو پھر سے پالنے میں ڈال دیا۔
खुद दरख्त की सिमत चली गई और गायब हो गई। अम्मी ने देखा कि नन्ही तो पालने में लेटी है। बोली, राहीला क्या हो गया है तुमको? बच्ची तो ये सो रही है और तुम ववेला मचा रही हो। राहीला बेचारी लाजवाब और परेशान थी। मैं बताना चाहती थी सब कुछ, मगर मैं बता ना सकी, जुबान ने साथ ही ना दिया। वो औरत बाद में भी कई बार मुझे पाई बाग में और नलके पर दिखाई दी। कभी बच्चे उसके साथ होते और कभी वो अकेली होती। वक्त गुजरता रहा, समझ आती जा रही थी कि इस घर में किसी को कुछ ना कुछ गैर मामूली ज़रूर महसूस होता था, लेकिन मैं एक ही थी जो कभी कुछ और कभी कुछ देखती थी और किसी से बयान भी ना कर सकती थी। एक बार देखा कि कुछ लड़के और लड़कियां बेरी के दरख्त के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और 2 औरतें नलके पर कपड़े धो रही हैं। एक बार सर्दियों के मौसम में देखा कि दरख्त पर आम लगे हैं। जिद करती कि राहीला मुझे आम तोड़ कर दो। वो कहती, एहे ये कैसी बिन मौसम बरसात है भाई, क्या सख्त सर्दी में भी कभी आम का फल आता है? कहाँ है आम? वो देखो वो रहे। मैं इसरार करती, ला दो ना प्लीज़। अरे भाई मुझे ना सताओ, वहाँ कुछ नहीं है, चलो अंदर। तभी खींचती हुई कमरे में ले आती और मैं रोती रह जाती। जाने ये कैसा करिश्मा था कि घर में मुझे ही कुछ ना कुछ गैर मामूली नज़र आता था और किसी और को नहीं। खुदा जाने उन दिनों मेरी आंखों में कोई ऐसी कुव्वत दर आई थी जो उन चीज़ों को भी देख लेती थी जिनको आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। 7 साल की उम्र में मुझे दूर दराज फासले पर होने वाली बातें सुनाई देने लगती। अगर अम्मी नानी के घर बैठी उनके साथ बातें कर रही होती तो मेरे कान उन बातों को सुन रहे होते। हालांकि नानी का घर हमारे घर से 20 कोस पर था और ये एक नामुमकिन बात थी। रात को अपने बिस्तर पर लेटी होती और साथ वाले घर में होने वाले दादा दादी, चचा चची और उनके बच्चों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मेरे कान सुन रहे होते। सुबह उनको बताती कि रात आप लोगों ने ये बातें की थीं। वो मेरा हैरत से मुंह तकने लगते, जैसे कि मेरे कानों में आवाज़ें कीच कराने वाले रेडियाई आलात लगे हों। मेरे घर वाले सब परेशान थे क्योंकि मेरी कई बातें सही पेशगोइयाँ साबित हो रही थीं। किसी सुबह कहती, अब्बू आज गाड़ी पर मत जाइए, आपकी गाड़ी को टक्कर लगेगी, और ऐसा ही हो जाता। ये मैं ना कहती थी, कोई मेरे दिल में कहता था। दादा के इंतकाल के बाद मेरे साथ गैर मामूली वाक़यात ज़्यादा होने लगे। मेरा तो बचपन था, मासूम उम्र थी, जो देखती सुनती बयान कर देती। कुछ आलिमों से पूछा, उन्होंने अब्बा और चचा को मशवरा दिया कि इस घर को छोड़ दो, किसी और जगह रिहाइश पजीर हो जाओ। लगता है घर भारी है और आपकी बच्ची पर बहुत असर हो रहा है। अब्बू और चचा ने तगोदो शुरू कर दी। बिला आखिर दोनों मकान फ़रोख्त हो गए। सामान जाने लगा। जिस रोज़ हमारा वहाँ आखिरी दिन का क़याम था, रात को मैंने अपनी खिड़की से देखा कि कुछ लोग सहन में झाड़ू दे रहे हैं और औरतें उनकी मदद कर रही हैं। बच्चे हाथों में दिए लिए थे जिनकी रोशनी चांद जैसी थी। वो मेरी तरफ अफसुर्दा निगाहों से देखकर हाथ हिलाने लगे। ये वही बच्चे थे जिनके साथ मैं बचपन में खेला करती थी। अब मेरी उम्र 8 साल थी और काफ़ी शऊर आ चुका था। सुबह हमने वो घर छोड़ा और नए घर में चले गए। बताती चलूं कि मैं बचपन में भी किसी शय से खौफ नहीं खाती थी। कौवों, बिल्लियों और कुत्तों को देखती तो उनके पीछे दौड़ने लगती। बच्चे खसूसन छोटे हों तो ऐसी चीज़ों से डर जाते थे, लेकिन मुझे डर ना लगता था। बहरहाल जूं जूं बचपन रुखसत होने लगा, मुझे डर भी महसूस होने लगा। अब मैं अकेले अंधेरी जगहों की तरफ जाने से डरने लगी और कुत्ते बिल्लियों से खौफ खाने लगी। नए घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सद शुक्र कि वो गैर मामूली हालात और चीज़ें जो पुराने घर में मैं देखती थी वो अब मुझे दिखाई ना देती थीं। वो सब कुछ बचपन की बातें माजी का किस्सा बन चुकी थीं और पुराने घर में ही रह गई थीं। नए घर में वालिद साहब ने आते ही खैरात की और घर का सदका दिया। बकरे काट कर गरीबों में खाना तकसीम किया और 40 दिन तक तलावत कुरान भी नए मकान में करवाते रहे कि पुराने घर में जो गैर मरई ताकतें अगर थीं तो वो यहाँ हमारा पीछा ना करें। ये नया घर हमको रास आया, बहुत मुबारक साबित हुआ। किसी वहम और वसवसे ने भी नहीं घेरा। सभी पुरसकून और मुतमईन हो गए, मगर मैं आज तक मुतमईन नहीं हूँ। हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि बचपन में वो पुराने घर के अंदर जागती आंखों से मैं जो देखा करती थी वो सब आखिर क्या था। भुलाना चाहूँ भी तो उन बच्चों और उन मनाजिर को नहीं भुला सकती।